उसने अलमारी खोली तो उसमें पैकेट उसे सामने पड़ा नजर आया। यही वो ड्रेस था जिसका ताशफीन जिक्र कर रहा था। उसने पैकेट निकालकर बाहर रखा और अब उस पर गौर व फिक्र करने लगी। पैकेट काफी बड़ा था, उस हिसाब से ड्रेस भी भारी ही लग रही थी। इसमें ड्रेस थी, ये बात ताशफीन खुद ही उसे बता चुका था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे खोला था और लम्हे में ही वो बेहद खूबसूरत रेड कलर की फराक उसके सामने खुल चुकी थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो उसे सिताइशी नजरों से देखने लगी। वो इस खूबसूरत ड्रेस को पहनने वाली थी। ये सोच ही बेहद हसीन थी। लॉन्ग फराक के साथ मुकम्मल स्लीव्स थी जो कि बेहद हसीन भी। पूरी फराक पे डायमंड वर्क था जो उसे इतना वजनी बना रहा था। इतनी भारी ड्रेस तो दुल्हन की होती है। वो बेसाख्ता कह बैठी थी जब उसे अपने गिर्द बाहों का हिसार महसूस हुआ। तो तुम मेरी दुल्हन ही तो हो जान, और आज रात मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। वो उसके कानों में मीठे लहजे में बोला तो वो शर्मा कर निगाहें चुरा गई। फिर से शर्माना घबराना शुरू कर दिया तुमने। ये काम तुम्हें आज सारी रात करना है। फिलहाल तो इस खूबसूरत ड्रेस को पहनकर इसे मजीद खूबसूरत बना दो। वो उसके माथे को चूमते हुए अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जह हुआ। जबकि वो ताशफीन की इतनी तवज्जो और मोहब्बत पर सरशार होती उसकी पसंद में ढलने लगी थी। आज वो पौर पौर उसके लिए सजने को तैयार थी। वो खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। ये ड्रेस बहुत भारी लग रहा था। ताशफीन की पसंद इतनी आला हो सकती थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसकी सोच से वो शख्स बहुत आगे तक जा चुका था। उसने आईने के सामने घूमकर अपने आप को इस खूबसूरत से ड्रेस में पूरी तरह से देखा। वो ये रंग बहुत कम पहनती थी क्योंकि ताई अम्मी का मानना था कि लड़कियों को इतने ब्राइट कलर शादी के बाद अपने शौहर के लिए पहनने चाहिए। और आज ये ड्रेस पहनकर वो खुद को जितनी हसीन लग रही थी, यकीनन उससे कहीं ज्यादा वो ताशफीन को हसीन लगने वाली थी। वो उसी पैकेट में मजीद चीजें चेक करने लगी जिसमें जूते थे। ताशफीन को उसकी हर चीज का अंदाजा था। वो उसके लिए फ्लैट जूती लेकर आया था। शायद वो समझ सकता था कि वो हील में नहीं चल सकती, इसलिए वो उसकी पसंद के मुताबिक उसके लिए फ्लैट जूती लेकर आया था। और साथ में एक दुपट्टा भी था। ताशफीन की तरफ से इतनी तवज्जो पाकर वो आसमानों में उड़ रही थी। ये सच था कि वो उसे बहुत अहमियत देने लगा था। उसे लग रहा था मायरा की जाने से उनकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन वो उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज करना चाहता है। मैं आपको बहुत खुश रखूंगी ताशफीन। मैं आपको कभी खुद से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो खुद को आईने में देखते ताशफीन से मुखातिब थी। वो वक्त दूर नहीं जब वो उसे अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगी और फिर उसे यहाँ से हमेशा के लिए पाकिस्तान ले जाएगी। उसने कमरे में कदम रखा तो वो आईने के सामने गोल गोल घूमकर अपने ड्रेस को पूरी तरह देख रही थी। उसका ये बच्चों जैसा अंदाज सीधा उसके दिल में उतर रहा था। वो वही दरवाजे के साथ टेक लगाकर उसकी हरकतें देखने लगा। फिर आईने के सामने रुककर उसने मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाया था। आवाज इतनी कम थी कि वो ठीक से सुन नहीं सका, लेकिन उसके होठों की हरकत पर उसने अपना नाम पढ़ लिया था जिस पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। पिछले कुछ दिनों से वो इस लड़की के लिए कितना तड़प रहा था, ये सिर्फ वो ही जानता था। उसे हासिल करना उसका जुनून बनता जा रहा था। वो उसकी बीवी थी, उसकी मिल्कियत थी, और वो अपनी ही मिल्कियत को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो उससे मोहब्बत करती थी, ये जानते हुए भी वो उससे दूर था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उससे दूर नहीं रहेगा। वो उन दोनों में मौजूद हर तरह के पर्दे को आज हटा देने का इरादा रखता था। आज वो उसके साथ बहुत मजबूत ताल्लुक बनाने जा रहा था। आज वो सिर्फ उसे अपने जिस्म का नहीं बल्कि उसे अपनी रूह का हिस्सा बनाने जा रहा था। वो पहली बार किसी पर इतना एतबार कर रहा था। उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसे चाहने लगा था। वो उसे यहाँ लेकर आया था उसे अजियत देने के लिए, अपने बाप को ये बताने के लिए कि वो गलती कर रहा है। लेकिन यहाँ वो खुद ही इस लड़की की जुल्फों का असीर हो गया था। वो नहीं रह सकता था उसके बिना। उसे मोहब्बत हो गई थी, बेपनाह मोहब्बत।
और अब वो अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता था। आज वो उसकी सारी शर्म व हया को खुद में समेटकर उसे अपनी रूह का हिस्सा बना लेना चाहता था। वो उसे अपने दिल की धड़कनों में बसा लेना चाहता था। आज उसके दिल की धड़कनें वो अपनी धड़कनों के साथ सुनने वाला था। यकीनन धड़कनों की ये तालमेल, ये संगम एक अलग ही सुरूर पैदा करने वाली थी। आज वो दोनों एक दूसरे के होने वाले थे। हमेशा के लिए एक दूसरे में खोने वाले थे। वो उसे मजीद देखना चाहता था, लेकिन आज जो इंतजाम वो करा रहा था उसकी वजह से बार बार उसका फोन बज रहा था। खुदा का शुक्र था कि ये फोन रोज का नहीं था, बल्कि उन लोगों का था जिनका फोन चाहता था। डार्लिंग, तुम तैयार हो? चलो निकलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। वो अंदर दाखिल होते हुए एक भरपूर निगाह उसे देखकर कहने लगा, कैसी लग रही हूँ मैं? उसने अपनी फराक को उंगलियों की मदद से ऊपर उठाकर रखा था। अभी पूछोगी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं वहां चलकर दूंगा, वो भी तफसील के साथ। आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, मेरी जबान से नहीं बल्कि मेरे होठों से, मेरे अंदाज से, मेरी मोहब्बत से, मेरी दीवानगी से। चलो वक्त बर्बाद मत करो। वो उसका हाथ थामे उसे बाहर ले जाने लगा। जब उसे चलने में मुश्किल होने लगी तो उसने खुद ही मुस्कुराकर सर को खम दिया और उसकी फराक को दाईं तरफ से ऊपर उठाया, जिससे अब वो आसानी से चल पा रही थी। उसका ये केयरिंग अंदाज उसे बहुत अलग बना रहा था, जबकि तनावुश के दिल में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, ये भी तो बताए। वो नीचे आए तो उसे यही लग रहा था कि वो उसे अपने साथ रोज की तरह बाइक पर लेकर जाएगा, लेकिन उसे बड़ी सी काली गाड़ी नजर आ रही थी जिसके बाहर खड़ा आदमी उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा ना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तुम्हारा जवाब ये है कि तुम अपने शौहर के साथ उसकी पसंद की जगह पर जा रही हो। बाकी मजीद कोई सवाल नहीं। वो उसके होठों पर उंगली रखते हुए मुस्कुराकर बोला, जबकि वो मजीद कुछ पूछ ही नहीं पाई थी। जानती हो जान, तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हुए मुझे ख्याल आया कि मुझे तुम्हारे लिए मेकअप की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। फिर सोचा तुम होठों पर लिपस्टिक लगाओगी तो मुझे जलन महसूस होगी, क्योंकि इन होठों के पास तो अब मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। उसका अंदाज बेबाक था। वो निगाहें उठा ही नहीं पा रही थी, जबकि वो उसे अपने अंदाज से मजीद तंग करते हुए गाड़ी पर सवार हुआ। वो कहाँ जा रहे थे, उसे इस बात का अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी था कि वो अपने हमसफर के साथ थी। गाड़ी रुकी तो ताशफीन ने पहले नीचे उतरकर उसके लिए दरवाजा खोला और फिर हाथ बढ़ाते हुए उसे सहारा दिया। तनावुश ने जमीन पर कदम रखा तो सामने छोटा सा वुड हाउस नजर आया। मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त का है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपना भी ऐसा ही बनवाने का इरादा रखता हूँ, जहाँ हम दोनों आकर अपना वक्त खूबसूरत बनाया करेंगे। फिलहाल यहीं से शुरुआत करते हैं। वो गाड़ी वाले को जाने का इशारा करता उसे अंदर चलने के लिए कह रहा था, जबकि वुड हाउस के रास्ते पर लगी छोटी छोटी सी लाइट उसे रास्ता दिखाने में मदद कर रही थी। जबकि सामने छोटा सा वुड हाउस भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते इस जगह की खूबसूरती को देखना चाहती थी, लेकिन ताशफीन की तो जैसे बेकरार रिया आज उरूज पर थी। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए खुद ही उठाकर वुड हाउस के अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो उसे यूं ही अपनी बाहों में उठाए अंदर लेकर आया तो सामने ही एक काफी बड़े साइज का बेड था, और साथ ही थोड़े फासले पर ओपन किचन। ये देखने में सिर्फ एक कमरा था, लेकिन यहाँ जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद थी। सच कहूँ तो मेरे दिल में अपना घर लेने के अलावा कभी कोई सोच आई ही नहीं थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया, और माँ ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया। मेरे पास घर ही नहीं था रहने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना घर बनाऊंगा। छोटा सा ही सही, लेकिन मैंने अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाया है। और अब मेरा ख्वाब तुम्हारे साथ एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारने का है, और मुझे यकीन है मेरा ये ख्वाब भी पूरा होगा, क्योंकि मेरे इस ख्वाब में तुम मेरे साथ होगी। और आज ताशफीन इब्राहिम को सिवाय तुम्हारे और कुछ नहीं चाहिए।
उसका लहजा सच्चा था, जिसे महसूस करके उसे अपनी खुशकिस्मती पर नाज होने लगा। मेरे ख्याल में हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो उसे सामने रखी मेज की तरफ ले जाते हुए कहने लगा, केक, ताशफीन आज किसी की बर्थडे है क्या? वो केक को देखते हुए पूछने लगी क्योंकि उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ताशफीन ने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो अपने ज़हन पर जोर डालने लगी। ताशफीन, आज तो मेरा बर्थडे है। वो अचानक एक्साइटेड होते हुए उसे बताने लगी। हाँ जान, मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो वो उसे देखने लगी। ताशफीन, आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? मेरा मतलब मैंने तो आपको कभी भी नहीं बताया। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। उसके शौहर को उसकी बर्थडे याद थी। उसके लिए ये बात काफी हैरानकुन थी। हाँ जी जान, मुझे तुम्हारी बर्थडे याद थी। और किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारा पाकिस्तान से बायोडेटा निकाल कर यहाँ पर तुम्हें एडमिशन दिलवा सकता है, वो क्या तुम्हारा बर्थडे मालूम नहीं कर सकता? मांगो क्या मांगती हो? आज तुम्हारी बर्थडे की खुशी में मैं तुम्हें कोई भी अच्छा सा तोहफा देना चाहता हूँ। लेकिन मांगना वो जो मुझे बुरा ना लगे। वो उसे अपने करीब करते हुए उसके हाथ से केक काटने लगा। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी फैमिली का जिक्र करे। इसीलिए साथ में ये भी कह दिया कि कुछ ऐसा मांगो जो मुझे बुरा ना लगे। यकीनन वो उसकी बात की गहराई को समझ गई थी। बस आप मेरा नाम याद कर लें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने छोटे छोटे मोतियों जैसे दांत दिखाते हुए शरारत से बोली तो ताशफीन का कहा बेसाख्ता था। बहुत मुश्किल नाम है तुम्हारा लड़की। याद ही नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की है। भूल जाता है मुझे। वो बेबसी से बोला। ठीक है तो कल अच्छे बच्चों की तरह 1000 बार मेरा नाम लिखेंगे आप। खुद ब खुद याद हो जाएगा। वो रूठे अंदाज में बोली तो ताशफीन एक दफा फिर से मुस्करा दिया। जबकि वो केक काटते हुए उसके होठों के करीब ले जाने लगी। मुझे इस तरह से खाना पसंद नहीं है। शौहर को केक खिलाने के कुछ रूल्स होते हैं। वो उसके हाथों से केक लेते हुए उसके होठों पर लगाकर अचानक उसके होठों पर झुक गया था। जबकि वो घबराकर रह गई। उसके होठों की मिठास को पूरी तरह से खुद में जज्ब करके वो पुरसुकून हुआ था। तो फिर क्या ख्याल है? तुम्हारे इस बर्थडे को मजीद यादगार बनाया जाए। म्यूजिक ऑन करता उसे अपनी तरफ खींचते हुए घुमाकर अपनी पनाहों में कैद कर गया। जबकि वो शर्म से नजरें झुकाए उसके कंधों पर हाथ रखे हुए थी। वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद से लगाए आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक पर मूव कर रहा था। और तनावुश उन लम्हात को जी रही थी। आज वो बहुत खुश थी। तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तो है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? गाने के बोल भी जैसे उन दोनों के दिल की अक्कासी कर रहे थे। आज सच में उन्हें एक दूसरे के अलावा और किसी चीज की तलब नहीं थी। उसे अपनी बाहों में उठाते हुए वो उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेता आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ कदम बढ़ाने लगा था। वो यूं ही उसके होठों को अपनी दस्तरस में लिए उसके नाजुक से वजूद को बेड पर लिटा चुका था। उसे बेड पर लाने के दौरान उसने उसकी सांसों को आजाद नहीं किया था, बल्कि आज तो वो शायद उसकी सांस सांस को पी जाने का इरादा रखता था। उसकी गर्दन पर जाबजा होठों का लम्स छोड़ते हुए वो अचानक उसकी करवट दूसरी तरफ फेर गया। उसने बेहद नरमी से उसकी गर्दन से बाल हटाते हुए अपने दुश्मन जान को तलाश किया था। और अब वो जानती थी कि उस पर जुल्म होने वाला है। वो तो उसका दुश्मन था। उसने कहा था उसे उस दिल से जलन महसूस होती है। और आज वो अपनी सारी जलन उसी में उतार देने वाला था। आज मैं इसे खा जाऊंगा। उसने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके कान की लौह को अपने दांतों में दबाया तो वो आंखों को सख्ती से मींच गई। जबकि उसके होठों के लम्स को एक बार फिर से अपने तिल पर महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियों का सर्दपन अपने तिल पर महसूस करते हुए उसने सख्ती से अपनी आंखें बंद की थी। उसका दिल जैसे सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आने को था। लेकिन ये जालिम शख्स तो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। वो तो बस अपनी सारी बेकरार रियां उसमें उतार देना चाहता था। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर जलन महसूस करते हुए उसने हल्की सी सिसकारी भरी थी।
जिसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो दीवानगी की आखिरी हदों को छूता उसके दिल पर अपनी शिद्दतें लुटाता चला जा रहा था। आज तो जैसे वो उस दिल को बख्शने का कोई इरादा नहीं रखता था। आज वो उसे फना कर देना चाहता था। और इतना वो जानती थी कि आज वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। आज वो अपनी करने वाला है। उसका फोन बजा तो उसने एक ठंडी सांस ली थी। शायद इस शख्स की शिद्दतें सहने में अभी वक्त बाकी था। उसे सुकून सा मिला था। यकीनन उनका मिलन इतनी जल्दी लिखा ही नहीं था। ताशफीन ने गुस्से से अपने फोन को देखा और हाथ बढ़ाकर फोन चेक किया तो रोज की कॉल आ रही थी। सुबह उसने रोज को फोन पर कह दिया था कि वो नहीं आ सकता तो वो उसे फोन क्यों कर रही थी। उसने बिना सोचे समझे फोन काट दिया और फिर साथ ही फोन बंद भी कर दिया। उसका कोई इरादा नहीं था रोज को अपने हसीन वक्त को बर्बाद करने का मौका देने का। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए वो एक बार फिर से पूरी तरह से उस पर हावी हुआ था। वो उसे रोकना चाहती थी लेकिन अभी वो उसके दिल को अपने तशद्दुद का निशाना बनाना चाहता था। इसीलिए उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसे उसके हसीन बालों की आबशार को बेड पर बिखेर दिया था। बालों से उठती शैम्पू की खुशबू उसके नथुनों से टकराई तो उसे खुशगवार एहसास हुआ। जबकि आहिस्ता आहिस्ता अब तनावुश को अपने कंधे से फराक सरकती महसूस हुई। वो एक लम्हे में सीधी होती उसके सीने में अपना सर छुपा गई थी। जबकि उसके इस प्यारे से अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कैद करता उसके बालों में अपना चेहरा छुपाता उसकी गर्दन पर अपने बेबाक होंठों का लम्स छोड़ने लगा। उसका अंदाजा शिद्दत से भरपूर था। वो मोहब्बत की हर गहराई में आज उतरने का इरादा रखता था। आज वो उसकी शिद्दत से दामन बचा नहीं सकती थी। आज वो पूरी तरह उसे हासिल करके ही पीछे हटने वाला था। वो उसे पूरी तरह अपनी बाहों में कैद किए खुद को उसमें गुम करता जा रहा था। और वो भी बस उसकी शिद्दतों को सहती अपना आप उसके हवाले कर चुकी थी। ताशफीन ने जरा सा हटते हुए अपनी शर्ट को उतार कर दूर फेंका था। और फिर उसका नाजुक सा हाथ अपने गिर्द हिसार की सूरत में बांधता उसके नाजुक से वजूद को पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद कर दिया। और अब वो उसकी दीवानगी, उसके जुनून का हिस्सा बनी हुई थी। वो बारिश की सर्द बूंदों की तरह उस पर बरसता चला जा रहा था। और वो भीगती जा रही थी उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत, उसका जुनून। वो दो जिस्म एक जान बन चुके थे। वो उसे हर लिहाज से अपना बना रहा था। उसकी हर धड़कन में ताशफीन का नाम गूंज रहा था। और वो यही तो सुनना चाहता था। उसकी सरगोशियों में वो अपना नाम सुनना चाहता था। उसके कानों में मीठी मोहब्बत की दास्तान सुनाता वो सारी रात उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता गया। सारी रात एक लम्हे के लिए भी उसने उसे सोने नहीं दिया था। ये रात उसकी थी, उसके ख्वाबों की तकमील की, उसकी बेकरार रियों के सुकून की। आज की रात तनावुश को सोने की इजाजत नहीं थी। आज अगर उसे इजाजत थी तो सिर्फ और सिर्फ ताशफीन इब्राहिम की जुनूनियत सहने की। आज जब वो उसे मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका था, वो मुकम्मल हो चुकी थी। वो उसके निकाह में ही नहीं बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को भी मुकम्मल कर चुकी थी। वो उसकी संगत में बेहद खुश थी। और ताशफीन उसके चेहरे की खुशी को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहा था। बार बार वो उसके होंठों को चूमता अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ना जाने रात को कितनी दफा उसने तनावुश से कहा था कि वो उसके लिए जिंदगी बन गई है, जीने की वजह बन गई है। वो सिर्फ उसे अपना ही नहीं बनाना चाहता बल्कि उसका हो जाना चाहता है। और हकीकत तो ये थी कि वो उसका हो चुका था। आज से नहीं, न जाने कब से, या शायद वो हमेशा से था ही उसी का। आंखें खोलो लड़की, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे सारी रात जगाने के बाद अब सुबह भी सोने नहीं दे रहा था। तनावुश जब भी आंखें बंद करती, वो उसे धमकियां देने पर उतर आता। वो उसे सिर्फ घूर कर रह जाती। बल्कि आज तो उसकी शरारती नजरों पर वो उसे घूर भी नहीं पा रही थी। ताशफीन, मुझे सोने दे प्लीज। उसे बहुत सख्त नींद आ रही है। इसीलिए मिन्नत भरे लहजे में बोली, क्या मतलब तुम्हें नींद आ रही है? तुम अपने शौहर की हुक्मउदूली करोगी। वो एक लम्हे में चाहने वाले महबूब से शौहर बन गया था। वो भी कोई मामूली शौहर नहीं बल्कि जालिम और जाबिर जो अपनी बीवी को सोने तक नहीं दे रहा था।
आप तो बहुत जालिम टाइप के शौहर बन रहे हैं। रहम करे सरताज, मुझे नींद आ रही है। वो मासूमियत से बोली। तो उसके सरताज कहने पर वो मजीद पास आया। चंदा, थोड़ी देर और जागो, फिर सो जाना। उसके सुर्ख होते आरज़ों पर अपने लब रखते हुए वो मनाने वाले अंदाज में बोला। क्या करेंगे जागकर, अब सो जाते हैं ना, हमें वापस घर भी तो जाना है। वो फिर से मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी। मुझे तुम्हारे चेहरे पर अपनी मोहब्बत के सारे शर्म व हया के रंगों को समेटना है। मैं चाहता हूँ मैं बस तुम्हें देखता रहूं और तुम ऐसे ही मेरे सामने रहो। वो उसे शिद्दत से खुद में लपेटते हुए बोला। हाँ तो आप देखते रहिए मुझे, मैं सो जाती हूँ। उसने मसले का हल निकाला तो उसने कंधे उचका दिए। नॉट अ बैड आइडिया, सो जाओ, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। उसने खुले दिल से इजाजत दे दी, जबकि वो फौरन ही आंखें बंद कर गई थी। लेकिन आंखों की पलकों पर मुसलसल हरकत हो रही थी। वो उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखे जा रहा था, जबकि होठों पर मुस्कुराहट फैल रही थी। उसके इस तरह से देखने पर वो सोने की कोशिश तक नहीं कर पा रही थी। उसने एक आंख खोलकर देखा तो ताशफीन के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। ताशफीन, मत देखिए ना इस तरह। वो मासूमियत की इंतहा कर गई थी, जबकि ताशफीन का कहका बेसाख्ता था। कभी कहती हो मेरे सोने के बाद देखते रहो, कभी कहती हो मत देखो। ऐसे करोगी तो सच में खा जाऊंगा तुम्हें। उसका हिसार तंग होता जा रहा था जो उसके लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। सबसे पहले तो मुझे अपने हिसार से आजाद करें। सारी रात आपने मुझे एक सेकंड नहीं सोने दिया। अब मैं मजीद आपकी मनमर्जियां नहीं चलने दूंगी। वो निगाहें चुराते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। जान, तुम्हारी जान इतनी सी है और पंगे तुम शेर से ले रही हो। मेरी मनमर्जियां तो अब सारी जिंदगी चलेंगी जानो। तुम बस अपनी खैर मनाओ। वो उसके दोनों बाजुओं को कैद करते हुए एक बार फिर से उस पर झुकने लगा था। ताशफीन नहीं प्लीज, मुझे नींद। उसके अल्फाज उसके होठों में कैद होकर रह गए थे। वो उसकी पकड़ में पूरी तरह से कैद हो गई थी। तू इतनी पतली सी है, कुछ खाए पिएगी तभी तो जान बनेगी। वहाँ कुछ खाती पीती नहीं थी क्या? अम्मा उसके लिए सूप बनाकर लेकर आई थी, जबकि वो उनके खुलूस पर इनकार तक नहीं कर पा रही थी। वो इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी जैसे वो सचमुच में उनकी बेटी हो। आंटी, मैं बहुत खा चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा नहीं खा सकती। सच कहूँ तो मैंने अपनी जरूरत से ज्यादा खाया है, इतना कि हाथ अब भी नहीं रुक रहे थे। लेकिन अब पेट कह रहा है कि मुझ पर रहम करो, मैंने फटना नहीं है। वो शरारत से उन्हें देखते हुए बोली। अम्मा भी मुस्कुरा दी। चल ठीक है, अभी नहीं खा सकती तो नहीं खा, थोड़ी देर के बाद खा लेना। ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी तू है तो हवा से उड़ जाएगी। और रुक, मैं जरा तेरे शौहर की खबर लेकर आती हूँ। बीवी बीमार पड़ी है और उसने एक दफा घर फोन करके भी तेरा हाल नहीं पूछा। उसकी तो आज मैं ठीक से क्लास लूंगी। अम्मा अपना फोन निकालकर छोटे को देने लगी ताकि वो उन्हें कॉल मिलाकर दे सके। उसने नोट किया था कि अम्मा का फोन ज्यादातर छोटू के ही कब्जे में था, क्योंकि खुद तो फोन इस्तेमाल करती ही नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें स्मार्ट मोबाइल पर कॉल मिलाना भी नहीं आती थी। ये सारे काम छोटू के थे, इसलिए वो फोन अम्मा का कम और छोटू का ज्यादा था। ये लीजिए, लग गई कॉल। उसने फरमानबरदारी से फोन उनके हवाले किया था। अस्सलामु अलैकुम अम्मा, कहीं क्यों फोन किया? खैरियत तो थी। वो जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। अम्मा का फोन आते देखकर एक्सक्यूज करता बाहर निकला था। उसके लिए सबसे जरूरी उसकी अम्मा थी, बाकी सब लोग बाद में आते थे। वालेकुम सलाम। हाँ बहुत जरूरी काम है, इसीलिए तो तुझे फोन किया है। तुझे कोई होश व हवास है या नहीं? कल तेरी दुल्हन इस घर में आई है। सुबह से बेचारी बीमार है और तू उसका ख्याल रखने के बजाय दफ्तरों का चक्कर काट रहा है। ना तो तुझे अपनी बीवी की फिक्र है और ना ही उसकी सेहत का ख्याल। अम्मा तो हाथ फोन लगते ही शुरू हो गई थी, जबकि मायरा मजे लेते हुए उन दोनों माँ बेटे की बातें सुनने लगी। ये हिटलर सिर्फ बाहर शेर था, अम्मा के सामने तो उसकी एक नहीं चलती थी। अम्मा, मैं सुबह वहीं पर था, जब वो बेहोश हो गई थी।
डॉक्टर को मैंने ही बुलाया था। उसने जैसे अपनी तरफ से सफाई दी थी। हाँ बेटा, बहुत बड़ा एहसान कर दिया तूने मेरी नो की जात पर जो डॉक्टर को बुला दिया, वरना तूने तो मर ही जाना था। अपना काम खत्म करके सीधा घर आ, वरना अब मैं तेरे दफ्तर आ जाऊंगी। अम्मा की धमकी देने का अपना ही अंदाज था। छोटू तो मुंह तकिए में दबाकर खी करने लगा, जबकि दूसरी तरफ वारिक के होठों पर भी मुस्कान थी। नहीं अम्मा जान, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं। मैं मीटिंग खत्म करके घर ही आता हूँ। सिर्फ घर मत आना, आते हुए मेरी नो के लिए उसकी पसंद की कोई चीज लेकर आना। अम्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा। चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम। मायरा ने एक अदा से अपनी फरमाइश नोट कराई थी, जबकि उसकी आवाज वो दूसरी तरफ सुन चुका था। आइसक्रीम बोल रही है, बाकी कौन सी चाहिए तो छोटू से पूछ ले। अम्मा ने फोन छोटू की तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने फौरन थाम लिया। भाभी और अहमद के लिए चॉकलेट फ्लेवर और छोटू के लिए वनीला। छोटू ने एक सेकंड देर ना करते हुए कहा तो मायरा खिलखिलाकर हंसी। हाँ, इन दोनों नमूनों के चम्मच बीच में जरूर चलेंगे। अम्मा को उन दोनों की फरमाइश पसंद नहीं आई थी, लेकिन मायरा खूब एंजॉय कर रही थी। तो मूंछड़ अम्मा के सामने बेबस है, इसका मतलब है मुझे अम्मा को अपनी साइड करना होगा। वो सोच रही थी, और फिर उसने एक फैसला कर लिया। वो घर वापस आया तो अम्मा उसे बाहर सोफे पर बैठी नजर आई। वो भी साथ ही थी। वो दोनों पता नहीं कौन सी बातें करने में मगन थी, जबकि छोटू भागते हुए उसके हाथ से शॉपर लेता मुलाजिमा के हवाले कर चुका था, और साथ में ऑर्डर भी पास कर चुका था कि मुलाजिमा के पास सिर्फ 2 मिनट है उसे सर्व करने के, वरना वो शॉपर का लिहाज नहीं करेगा। अस्सलामु अलैकुम अम्मा, वो उनके सामने बैठा कहने लगा तो अम्मा ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। ये मुसलमान नहीं है, अम्मा उसे घूरते हुए बोली तो मायरा एक बार फिर से अपनी हंसी छुपाने लगी। उसने सिर्फ अपनी माँ को सलाम किया था। कोई बात नहीं अम्मा, यहाँ मैं नजर नहीं आई होंगी। उसने जल्दी पर तेल का काम किया। आज सुबह ही अम्मा ने उसे आंटी कहने पर टोका था, तब से वो उसकी भी अम्मा बन गई थी। अल्लाह अल्लाह, 5 फुट 2 इंच की लड़की उसे नजर नहीं आई होगी। अम्मा ने गुस्से से वारिक को देखा, जबकि वारिक उस लड़की को घूर रहा था जो एक ही दिन में उसकी अम्मा पर पूरी तरह से कब्जा किए बैठी थी। अम्मा, अब इसको सलाम आपके सामने तो नहीं कर सकता ना। मियाँ बीवी के सलाम करने के अंदाज अलग होते हैं। वो क्या है ना, मेरी बीवी को सादे सलाम पसंद नहीं आते। उसने बेबाकी से जवाब दिया। तौबा, कितना बेशर्म है। अभी बीवी को घर आए दिन नहीं हुआ और उसकी बेबाकियां शुरू हो गई हैं। माँ का तो लिहाज कर। अम्मा हंसते हुए उठकर किचन की तरफ चली गई, जबकि वो उसे घूरने लगी थी। वो उससे किस तरह के सलाम की तवक्को रखती थी, उसे खुद भी समझ ना आया। तो क्या ख्याल है बेगम, सलाम किया जाए आपको सुबह वाले अंदाज में? वो उसे कुछ याद दिलाते हुए बोला तो मायरा का हाथ बेसाख्ता अपने होठों पर आ रुका था। यकीनन इस तरह का सलाम तुम कमरे में जाकर लेना पसंद करोगी। वो टांग पर टांग रखी उसे भरपूर अंदाज में समझा रहा था, जबकि मायरा फौरन वहां से वॉक आउट करके किचन में चली आई थी। ये मेरी सोच से ज्यादा चालाक लड़की है। एक ही दिन में अम्मा को ऐसी क्या पट्टियां पढ़ाई हैं कि बेटे से ज्यादा उन्हें बहू प्यारी हो गई है। वो सोचते हुए उठकर फ्रेश होने चला गया, लेकिन उसने सोच लिया था वो इस लड़की को ज्यादा दिन तक अपनी माँ के आसपास नहीं रहने देगा। उन दोनों की वापसी 12 बजे के बाद हुई थी। वो जितना जल्दी जल्दी करती रही, ताशफीन उतना ही लेट वापस आया था। घर आते ही उसने सबसे पहले अपना फोन ऑन किया, जहां पर रोज के बेशुमार मैसेजेस थे। कैसे हो तुम? तुम्हारी मम्मी अब कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है? तुम उनका ख्याल रख रहे हो ना? कब तक आओगे? मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इस तरह के ना जाने कितने मैसेजेस थे, जिन्हें वो नजरअंदाज करता किचन की तरफ आया। बेगम साहिबा, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? किचन से नूडल्स की खुशबू आई तो वो उधर ही आते हुए मुस्कुराकर उसे देखता सवाल करने लगा। बस 2 मिनट में नूडल्स बन जाएंगे, बाकी जल्दी कुछ नहीं बनेगा। थोड़ा सा इंतजार करें, वो उसे देखकर कहने लगी थी।
उसे घर आने की इतनी जल्दी थी कि ताशफीन के बार बार कहने पर कि उन्हें होटल से कुछ खा लेना चाहिए, उसने हामी ना भरी, क्योंकि उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। और दूसरा, उसने बहुत भारी ड्रेस पहन रखी थी। उसके साथ वो किसी पब्लिक जगह पर हरगिज नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसके साथ घर आते ही उसने सबसे पहले नूडल्स बनाए थे, क्योंकि ताशफीन को बहुत भूख लग रही थी। ये बात वो रास्ते में भी उसे 2-3 दफा बता चुका था। आप ऑफिस जाएंगे? वो जल्दी जल्दी नूडल्स डिश में निकालते हुए बोली। ताशफीन ने नोट किया वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी, और अगर नजर उठाकर वो उसकी तरफ देख लेती तो उसका चेहरा शर्म व हया से सुर्ख पड़ जाता। कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने खुद से दूर जाने का। ये मनमोहनी सूरत तो आज छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। वो अचानक उसे पीछे से अपने हिसार में कैद करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों से मोहर लगाने लगा। नूडल्स बन गए, खा लीजिए ना, वो उसकी पनाहों से घबराते हुए बोली। कल रात तो उसकी शिद्दतें सहते हुए उसने पूरी तरह खुद को उसके हवाले कर दिया था, लेकिन अब उसकी हर निगाह उसे घबराहट में मुब्तला कर रही थी। अपने हाथों से खिलाओ, वो मजीद बेबाक होते हुए उसे छोड़ता कुर्सी पर बैठा, और अगले ही लम्हे उसका बाजू खींचकर उसे अपने बाहों में कैद करता अपनी गोद में बिठा चुका था। ताशफीन प्लीज, वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जानो, मेरे ख्याल में अब ये प्लीज पॉलिस वाले सारे मराहिल से हम गुजर चुके हैं। अब तो हमें एक दूसरे के मजीद करीब होना चाहिए। उसके बालों में चेहरा छुपाता वो गहरी सांस लेते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों से मोहब्बत भरी तहरीर रकम करने लगा। उसकी बेबाकियां उसे घबराहट में मुब्तला कर रही थी। कहने को सारे पर्दे गिर चुके थे, लेकिन शर्म व हया के पर्दे अब तक बाकी थे। वो उसकी बेबाकियां सह नहीं पा रही थी। अपने हाथों से खाना खिलाओ, और फिर सोने के लिए चली जाओ। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसकी गर्दन पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए वो शर्त रख रहा था, जबकि उसके हाथों की उंगलियां बेबाकी से उसकी गर्दन और कमर पर गर्दिश कर रही थी। जी हाँ, मैं खिलाती हूँ ना, उसने फौरन हामी भरते हुए उठने की कोशिश की थी, लेकिन ताशफीन ने बहुत सफाई से उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। शर्त ये है कि खाना तुम्हें मुझे इसी तरह से खिलाना होगा। शर्माते हुए वो आंख दबाते हुए बोला तो तनावुश ने अपनी तमामतर हिम्मत जमा करके हाँ में सर हिलाया था, और अब वो लर्जते कांपते हाथों से उसके लिए एक प्लेट में नूडल्स निकालते हुए खिलाने की कोशिश करने लगी। उसके बेबाक हाथों का लम्स उसे बुरी तरह से उलझाए दे रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने कांपते हाथों से नूडल्स की चम्मच उसके होंठों के पास लाई थी, जबकि उसकी ये शर्म व हया बुरी तरह से मजीद शरारतों पर उकसा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर दूसरे चम्मच के साथ उसे खिलाना शुरू कर दिया। मैं बाद में खाऊंगी। वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहती थी, इसीलिए उसके हाथ से चम्मच मुंह में लेने के बाद बोली, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरी मर्जी ना हो। इसीलिए बेहतर यही है कि खाना खा लो। वैसे भी भूखी कब तक मुकाबला करोगी? वो जुमानी अंदाज में उसके लिए एक और चम्मच तैयार कर चुका था, और इस दफा उसने मुजामत ना की थी। उसकी सोच थी कि उसे खाना खिलाना 5 मिनट का काम होगा। वो अपने 20 मिनट यहाँ बर्बाद कर चुकी थी, सिर्फ उसकी बातों से घबराते हुए, और आखिर उसने पानी का गिलास भरते हुए उसके होंठों से लगाया, जो आधा पीने के बाद वो उसे पीने के लिए दे चुका था। वो उसे खाना खिलाने के बाद उसकी गोद से उठने ही लगी थी जब अचानक वो उसे अपनी बाहों के हिसार में कैद करता उठाते हुए बेडरूम में ले जाने लगा। ताश फीन, उसकी इस हरकत पर वो घबरा कर रह गई थी, जबकि उसके होंठों से अपना टूटा फूटा नाम सुनकर वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ, और अपने पैर से दरवाजे को बंद करता उसके साथ ही बेड पर आ गया। और उसकी सारी मुजामत, सारी शर्म व हया उसकी पनाहों में ही कहीं कैद होकर रह गई थी। बहू कह रही है कि वो अपना कोई कपड़ा साथ लेकर नहीं आई। वो ये भी बता रही थी तूने उसके कोई भी कपड़े साथ नहीं आने दिए, क्योंकि तुमने उसको कहा था कि तू उसे सारे नए कपड़े दिलाएगा। इसीलिए आज रात को तू उसे अपने साथ बाहर लेकर जाएगा और उसे शॉपिंग कराएगा। अम्मा, रात को शॉपिंग पर कौन जाता है?
सुबह चला जाऊंगा मैं। वो अपने बाप के साथ स्टडी रूम में बैठा ना जाने कौन सी मीटिंग पर डिस्कस कर रहा था। बेटा, शादी करते हुए ख्याल नहीं आया कि दिन में करनी है या रात में। जो कहा है वो कर। बहू को लेकर जा और उसे अच्छी सी शॉपिंग करा। बेचारी सिर्फ इसलिए अपने कपड़े लेकर नहीं आई क्योंकि तुझे उसके कपड़े पसंद नहीं थे। मैं कहती हूँ ऐसी भी कौन सी कबाहत थी उसके कपड़ों में जो तू उसका बैग वहां बाहर सड़क पर फेंक आया। अब बेचारी को रात को पहनने के लिए आरामदायक कपड़े भी नहीं हैं। वो तो मैंने एक सूट बनवा कर रखा था अपनी बहू के लिए। बेचारी इतनी गर्मी में सुबह से वही सूट पहनकर घूम रही है। और एक तू है जो एहसास ही नहीं। अगर उसे ले ही आया है तो ठीक से अपनी जिम्मेदारी निभा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका अंदाज काफी सख्त था। बेगम, आप जरा सी बात पर उसे क्यों डांट रही हैं? ले जाएगा शॉपिंग पर। आप रात के लिए तनावुश का कोई जोड़ा दे दें। इब्राहिम साहब ने कुछ कहना चाहा। आप तो रहने दीजिए इब्राहिम साहब। एक तो बेटा शादी करके घर आ गया। मजाल है जो आपने एक सवाल भी पूछा हो। और ऊपर से अब वो अपनी बीवी की जिम्मेदारियां ठीक से निभा तक नहीं रहा। और आप उसे शह दे रहे हैं। और तनावुश के कपड़े क्यों पहनेगी वो? उसका सर का साइज उसके साथ है। 2 दिन की दुल्हन है वो। क्यों पहने उसकी उतरन लोगों की बातें सुनने के लिए? अम्मा को गुस्सा आ गया था। मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी इब्राहिम साहब। खबरदार जो मेरी बहू के मामले में उसने जरा सी लापरवाही की। बेचारी बिन माँ बाप के बच्ची है। बेचारी एक तो इस माहौल में ठीक से रह नहीं पा रही, और ऊपर से उसके सरताज को उसकी परवाह ही नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे वलीमा रखने की बात की थी ना। अब उनकी तोपों का रुख इब्राहिम साहब की तरफ था, जबकि वारिक ने पतली गली से निकलना बेहतर समझा था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके बाप की खैर नहीं। उसका बाप बेचारा तो कभी भी बेगम के सामने आवाज उठा ही नहीं पाया था। घर में हमेशा से अम्मा की ही चलती रही थी, और आगे भी उनकी ही चलनी थी। बाहर के मामलात मर्द किस तरह से संभालते हैं, उन्हें कोई वास्ता ना था। लेकिन अपने घर के सुकून पर वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। और ये बात इब्राहिम साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, बल्कि उन्हें हक पर भी समझते थे। इसीलिए कभी आगे से बहस भी नहीं की थी। वो कमरे में आया तो मायरा बेड पर बैठी हुई थी। उसकी लंबी सी फराक आधी बेड पर नीचे फैली हुई थी, जबकि अहमद उससे इंग्लिश पढ़ने में मसरूफ था। अरे ये तो इतना आसान था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आपको पता है भाभी जान, ये ट्यूशन टीचर है ना, इसको खुद ही कुछ नहीं आता। अहमद ने टीचर की समझ ना आने का रिजल्ट निकाला था। नहीं अहमद, ऐसा नहीं कहते। हो सकता है तुम्हें उनका तरीका समझ में ना आता हो। अब ये वाला ग्राफ मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो उससे किताब दोबारा लेते हुए कहने लगी तो अहमद भी खुशी से समझने लगा, जबकि पास बैठा छोटू भी पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा था। छोटू को अपनी 1 क्लास की सारी किताबें बहुत अच्छे तरीके से याद थी, क्योंकि असल में छोटू अहमद के लिए एक गिफ्ट साबित हुआ था। वो उसका खिलौना था। वो हर वक्त छोटू के साथ रहता था, यहाँ तक कि वो स्कूल से आने के बाद उसे अपनी किताबें पढ़ाया करता था, जिसकी वजह से इतनी सी उम्र में ही छोटू न सिर्फ लफ्जों की पहचान सीख गया था, यहाँ तक कि वो 2-3 क्लास के रटे हुए सबक भी सुना लेता था, और अपनी 1 क्लास की सारी किताबों को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। टीचर ने जब उसकी जहानत देखी तो उन्होंने उसका टेस्ट लेने के बाद उसे 3 क्लास में एडमिशन दिलवाने का फैसला किया था। लेकिन वारिक ने इनकार कर दिया क्योंकि आगे जाकर यही पढ़ाई उसके लिए बोझ बन सकती थी। उसका छोटा सा ज़हन हर चीज को रटे हुए था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर चीज को समझता था। उसकी उम्र के लिहाज से वो जिस क्लास में था बिल्कुल ठीक था। हाँ, लेकिन वारिक को अपने छोटे भाई पर फख्र था जो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता था, और शरारतों में तो उसका कोई सानी था ही नहीं। और ऊपर से जुल्म ये कि वो शक्ल में बला की मासूमियत रखता था, जबकि अहमद 8वीं जमात का अच्छा खासा लायक बच्चा था। लेकिन वो 9वीं में चढ़ते ही उसकी सारी लायकी दम तोड़ गई थी। इसीलिए वारिक ने उसके लिए ट्यूशन का इंतजाम कराया था।
लेकिन उसे अपनी टीचर की भी कोई बात समझ में नहीं आती थी। वो इंग्लिश में हद दर्जे कमजोर था। उसे वक्त मिलता तो वो खुद ही उसे पढ़ाने बैठ जाया करता था और कभी कभार टेस्ट लेता और फिर बाद में उसकी खूब दुर्गत बनाता। लेकिन अब अहमद को उससे अच्छे तरीके से हर चीज को समझते देखकर उसे खुशी हुई थी। शुक्र है कोई तो था जिसकी समझ अहमद को आ रही थी। 5 मिनट में नीचे आ जाओ। अम्मा का हुक्म है कि तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना है। वो दरवाजे से ही कहता पलट गया था, जबकि उसने एक नजर अहमद को देखकर इशारा किया। मैं नहीं, मेरा टेस्ट है कल स्कूल में। जा छोटू, भाभी को नीचे छोड़कर अहमद ने छोटू को ऑर्डर पास किया। डियर नमूनो, मेरा मतलब है नगीनो, मुझे इतना डर नहीं लगता कि मैं नीचे ना जा सकूं। अपने साथ चलने की बात कर रही हूँ। तो मैं हूँ ना भाभी जान, आपके साथ। छोटू ने फौरन ऑफर की। हाय मेरा प्यारा शहजादा, वो उसे अपने साथ लगाते हुए खुशी से बोली थी क्योंकि इस मूंछड़ के साथ उसका अकेले जाने का कोई इरादा ना था। छोटू कहाँ जा रहा है तू? अम्मा हाथ में 2 दूध के गिलास लिए किचन से निकलते हुए छोटू को देखने लगी जो मायरा की उंगली थामे उसे बाहर ले जा रहा था। शॉपिंग पर, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था। नहीं तू कहीं नहीं जा रहा है। चल ये दूध का गिलास पकड़ और एक ही सांस में खत्म कर और सोने के लिए निकल जा। अभी 8 बजने वाले हैं। सुबह स्कूल जाना है तुझे। अम्मा ने फौरन उसके इरादों पर पानी फेरते हुए कहा। अम्मा, ये मेरे साथ जाएगा ना? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। उसने छोटू को अपने साथ लगाते हुए कहा क्योंकि वो उदास हो रहा था। अरे मेरी शहजादी, तू भी जल्दी है। शौहर के साथ पहली दफा घर से बाहर निकल रही है तो अकेली जाना। हो सकता है तू जल्दी आने की कोशिश करे छोटू की वजह से, लेकिन वो जल्दी ना आना चाहे। बेटा कुछ मामलों में शौहर की बात माननी पड़ती है, उसके जज्बात को समझना पड़ता है। और सुन, जरा शोक रंग के कपड़े लेकर आना। तेरी खिलती हुई रंगत पर शोक रंग बहुत सजेंगे। और वैसे भी अब तू शादीशुदा है तो तुझे इसी हिसाब से कपड़े भी पहनने होंगे। और सिर्फ कपड़े उठाकर मत ले आना। वो लड़कियां लगाती है ना लाली पाउडर वगैरह, वो भी सब कुछ लेकर आना। तुझे तो ये सब पता ही होगा। तू आजकल की लड़की है। हर चीज लाना। ये मोहल्ला है ना, यहाँ सबको आहिस्ता आहिस्ता खबर लग रही है कि हवेली में नई बहू आई है। तो अब लोगों का आना जाना बना रहेगा। तो तुझे हर चीज का ख्याल रखना होगा। अब जा, लेट हो रही है। तो वो छोटू का हाथ थामते हुए उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी, जबकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई थी। उसे छोटू के साथ जाना है। या अल्लाह, आपने इस मुंछड़ को मेरी जिंदगी में भेजा ही क्यों? पता नहीं मेरे कौन से गुनाह की सजा है, लेकिन अल्लाह जी, मैं तो इतनी क्यूट हूँ। मैंने तो कभी कोई गुनाह किया ही नहीं तो ये क्यों मेरे गले पड़ गया है? और अम्मा बेचारी हमारे रिश्ते को क्या क्या समझे जा रही हैं। वो आसमान की तरफ देखते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लग गई थी। हालांकि उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसके साथ कहीं भी जाने का। उसकी आंख खुली तो ताशफीन कहीं पर नहीं था। रात उसने उसे फिर से बहुत सताया था। परसों रात से आज सुबह तक का वक्त किस तरह से गुजरा, उसे पता ही ना चला था। वक्त जैसे पर लगाए गुजर रहा था। अल्लाह जी, कितनी देर हो गई। ताशफीन नाश्ता करके भी नहीं गए। वो फौरन उठकर बाहर आई थी। दरवाजा चेक किया तो वो लॉक था। वो पुरसुकून होकर वापस मुड़ी तो देखा, घर भी काफी हद तक साफ था। वो किचन की तरफ आई तो उसका नाश्ता भी सामने ही रखा हुआ था, जबकि बाकी सारे बर्तन वो धोकर गया था। अगर उसने उसे सारी रात तंग किया था तो सुबह उसके आराम के ख्याल से उसके सारे काम भी कर गया था। उसके होठों पर शर्मगी सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। ताशफीन जरूरत से ज्यादा ही उसका ख्याल रखने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए और अपने लिए बनाए गए उसके नाश्ते के साथ इंसाफ करने लगी। 2 दिन से वो कॉलेज नहीं जा रही थी। कल उसका पक्का इरादा था कॉलेज जाने का। उसका दिल चाह रहा था ताई अम्मी से बात करने का, उन्हें अपने दिल की कैफियत बताने का, लेकिन उसे अपने मोबाइल के साथ मसला अब तक समझ नहीं आया था। और ताशफीन को ये चीज पसंद भी ना थी।
और वो अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जो ताशफीन को पसंद ना हो और उसे उसकी फैमिली से मजीद बदगुमान कर दे। मायरा बाहर आई तो वो अपना फोन कान के साथ लगाए टहलने में मसरूफ था। उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए वो अपनी कॉल खत्म करने लगा। मेरी अम्मी को कौन सी पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने जो वो तुम्हारे अलावा और कुछ सुनना पसंद ही नहीं कर रही? वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए ड्राइविंग सीट संभालता उससे पूछने लगा। तावीज कराए हैं मैंने, असर तो दिखाना शुरू करेंगे हैं ना? उसने बड़े फखरिया अंदाज में बताया था। वो उसे घूर कर रह गया। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया करो। पहले सवाल सीधे करो। वो दो बदो बोली। तुम्हारी इस चलती जबान को 2 मिनट में ब्रेक लगा सकता हूँ मैं। वो धमकाने लगा था। हाँ भाई, निकालो रिवॉल्वर, डराना शुरू कर दो। वो उकताए हुए लहजे में बोली। बीवियों की जबान रिवॉल्वर से नहीं बंद की जाती। तुम जानती हो मैं किस तरह तुम्हारी जबान बंद कर सकता हूँ। यकीनन उसने सुबह वाली हरकत की तरफ इशारा किया था। खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी हरकत की, मैं सुबह से कुल्लियां कर करके मर रही हूँ। उसने अपने होठों पर हाथ जमाते हुए कहा। कुल्लियां करके मर रही हूँ का क्या मतलब है? मैंने क्या कोई जराथीम तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिए हैं? वो घूरते हुए बोला था। उसे इस जवाब की उम्मीद हरगिज नहीं थी। तुम क्या कोई जराथीम इंजेक्ट करोगे? तुम तो खुद जराथीम हो। दूर रहो मुझसे मूंछड़ कहीं के। वो जो आज उसे खुद से तमीज से बात करना सिखाने अपने साथ लेकर जा रहा था, उसके इस लकब पर समझ ही ना पाया कि क्या जवाब दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? वो खुद से मुठियां भेजे उसे खत्म कर देने के मुकाम पर था। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। देख ली मेरी हिम्मत? वो पुरसुकून अंदाज में उससे सवाल करने लगी। वारिक ने कहा आज तक किसी की इतनी बदतमीजी बर्दाश्त की थी जो उसकी करता। दिल तो चाह रहा था लगा दे एक कान के नीचे, लेकिन वो पहले भी औरत पर हाथ उठाने जैसा गुनाह कर चुका था। उस दिन बेख्तियारी में ना जाने किस तरह उसने उस पर हाथ उठा दिया था, जिसका बाद में उसे बहुत मलाल रहा। उस वक्त उसे अपनी बहन का घर टूटने का खतरा लाहिक हो गया था। उस दिन वो खुद भी नहीं जानता था वो क्या कर चुका था, लेकिन बाद में वो अपनी इस गलती पर बहुत पछताया था। उसकी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत तो ना की थी कि वो किसी लड़की पर हाथ उठाए, लेकिन अब ये लड़की हद से गुजरने लगी थी। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी माँ की सपोर्ट पाकर तुम अपनी मनमर्जियां करोगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये घर मेरा है और यहाँ हमेशा से मेरी चलती आई है। ये मत सोचना कि तुम मेरी माँ को बेवकूफ बना पाओगी। फिलहाल वो तुम्हारे असल चेहरे से वाकिफ नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चला ना कि तुम्हारी हकीकत क्या है तो फिर अपना हाल देखना। उन्हें बस ये बताने की जरूरत है कि तनावुश का घर तोड़ने वाली थी। वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी तनावुश से करती है। ये बात तुम अपने दिमाग में महफूज कर लो। उनकी कोई बेटी थी नहीं, इसीलिए तनावुश को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर पाला था। अगर बात उस पर आई ना मायरा बीबी तो मेरा लिहाज भी नहीं करेगी। तुम तो फिर आज की आए हो। वो जैसे तनावुश की अहमियत बता रहा था। एक लम्हे के लिए मायरा को भी ये सोचकर अजीब लगा कि उससे इतनी मोहब्बत जताने वाली औरत अगर उसके खिलाफ होगी तो। लेकिन उनका बेटा भी तो गलत था, और वो कहीं पर भी गलत नहीं थी तो उसे कैसा डर। उसने एक लम्हे में अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हुए उसे देखा था। अपनी अम्मा को मेरे बारे में कुछ भी बताने से पहले अपने करतूत भी बताना। यकीनन उन्होंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो ना की होगी कि तुम एक लड़की को अगवा करके उसे जबरदस्ती अपने निकाह में शामिल करके यहाँ आओ और फिर उसे बात बात पर झूठ बोलने पर मजबूर करो। वो उसे देखते हुए बहुत गहरी बात कर रही थी। इस दफा सोचने की बारी वारिक की थी, लेकिन वो फजूल सोच को झटकता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। लेकिन इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना था, वरना ये उसके लिए मजीद मुसीबत खड़ी कर सकती थी। ओह देश बेबी, आई मिस यू सो मच। उसने अपने ऑफिस में कदम रखा तो रोज को वहां पाया। उसका इरादा पहले हॉस्पिटल जाकर रोज के बारे में पता करने का था, लेकिन उसे याद आया कि वो उसने कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना था। सारा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद शाम को वापसी पर वो रोज से मिलने जाने वाला था,
लेकिन रोज को यहाँ देखकर उसे हैरानगी का झटका लगा था। वो काफी जल्दी वापस ज्वाइन कर चुकी थी। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जबकि वो मुस्कुराकर नफी में सर हिला गया। नहीं रोज, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? बल्कि आपको वापस ऑफिस में देखकर कम से कम ये तो महसूस हुआ कि ऑफिस की रौनक वापस लौट आई है। उसने लम्हों में उसे खुश कर दिया था, जबकि उसकी बात पर वो कहा लगाती उसके साथ उसके केबिन में दाखिल हुई थी। और अब वो जानता था उसे सारा दिन उसी के साथ गुजारना होगा जो वो नहीं करना चाहता था। लेकिन अपनी मजबूरी का भी वो क्या कर सकता था। इसीलिए चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वो उससे बातें करने लगा। लेकिन अपने फोन पर आते तनावुश के मैसेज ने उसे बता दिया था उसकी बीवी हसीन ख्वाबों से जाग आई है। उसने कुछ लम्हों के लिए रोज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसके सवालों का जवाब वो हाँ हूं में देता। वो तनावुश को तंग करने में मसरूफ था। वो जो उसके सवाल का जवाब देने में जरा सी देर करती, वो गुस्से से भरपूर इमोजीज उसे भेजकर डराना शुरू कर देता था। शायद रोज ने भी इसलिए गैर दिलचस्पी को महसूस किया था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने उससे बातें कर रहा था। उसके लिए यही काफी था। उसने उसे खूब तंग किया था, बल्कि वो उसे 4-5 घंटों तक तंग करती रही। कुछ भी लेती तो कह देती कि अम्मा ने कहा है ये भी लेकर आना। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं, अम्मा ने कहा है कि वो भी खरीदना। तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम पर ये चीज जंचती है। उसने वारिक को कुछ ही लम्हों में जज कर दिया था। वो बड़ी मुश्किल से उसके साथ ही चलता उसकी फजूल बातों को मजबूरी में सहे जा रहा था। बस नहीं चल रहा था कि वो उसे अकेला छोड़कर चला जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वो उसकी इज्जत थी, और रात के इस अंधेरे में वो अपनी इज्जत को किसी मॉल में अकेले नहीं छोड़ सकता था। हाँ, लेकिन वो उसकी फजूल बातों और फजूल हरकतों से बहुत तंग आ चुका था। यहाँ तक कि वापसी पर उसकी आइसक्रीम की जिद ने अच्छा खासा झंझला कर रख दिया था। वो बच्चों की तरह जिद पकड़कर बैठ गई थी, और वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। उसकी ऊंची ऊंची आवाज में धाड़ी मारने पर गाड़ी को ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गया, और फिर उसकी पसंद की आइसक्रीम लाकर उसे दी, जिसे खाने के बाद घर जाने को तैयार हुई। औजी सुनते हैं, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतना तंग किया। लेकिन बीवी तो अपने शौहर को तंग करती है, भला और किसे करेगी। वो उसके साथ कमरे में दाखिल होती अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा रही थी, क्योंकि अम्मा अब तक जागे उनका इंतजार कर रही थी, और उन दोनों को एक साथ अंदर आते देख उनकी नजर उतारकर अपने रूम में भेज चुकी थी। साथ ही साथ वारिक ने उनसे कहा था कि अगर उसे शॉपिंग पर जाना हो तो आपके साथ जाएगी। मुझे उसने बहुत तंग किया है। इस पर अम्मा ने कह दिया बीवी अपने शौहर को तंग नहीं करेगी तो और भला किसे करेगी। जिस पर मायरा को तो मजीद शह मिल गई थी, इसीलिए वो कमरे में आने तक उसे छेड़ती रही। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने अचानक मायरा को पकड़कर अपने करीब किया था। वो जो इस इफ्तिरात के लिए तैयार ना थी, उसके चौड़े सीने से टकराई तो वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अचानक हुआ क्या है। लेकिन वो उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बिना उसके होठों पर अपना लम्स छोड़ता उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। अंदाज में बला की शिद्दत थी, जैसे उससे उसकी बातों का इंतकाम ले रहा था। अब क्या सारी रात कुल्लियां करने में गुजारोगी? वो अपनी मूंछों को उसकी शफ्फाफ गर्दन पर रगड़ता उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ा गया था। वैसे शौहर अपनी बीवी को ही तो किस करता है, और भला किसे करेगा। अम्मा ने तुम्हें अब तक ये तो सिखाया ही होगा ना कि शौहर को खुश किस तरह से किया जाता है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, और मायरा बेचारी घबराते हुए पीछे की तरफ कदम उठाने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम चलती बेड पर जा गिरी थी। देखो तुम, दूर हो मुझ से, और पास आने की कोशिश की तो क्या? वो अचानक उसके ऊपर साया बनाता उसके एक हाथ को अपने कब्जे में लेता, दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल करता उसे अपने साथ लगा चुका था। दोनों की धड़कनें एक दूसरे के साथ मचल रही थी। उसका पुरस्कार अंदाजा उसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। वो उसके मजाक को जरूरत से ज्यादा सीरियस ले चुका था।
देखो मैं मजाक कर रही थी। खुदा के लिए छोड़ दो। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसे एक बार फिर से अपने होठों पर झुकते पाकर वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। लेकिन वारिक जैसे अपने होश में ही ना था। उसके होठों पर झुकते हुए उसे दूसरी दफा बेबस करके शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ा था, जबकि वो उसकी अगली हरकत पर फड़फड़ा कर रह गई। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी, जबकि वो उसके होठों पर झुका उसके सारे राय फरार बंद कर चुका था। वो उसकी पनाहों में बेबस हो गई थी, जबकि वो उसके होठों को आजाद करता उसकी आंखों की नमी को देख रहा था। प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, जबकि उसके मिन्नत भरे अंदाज पर वारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे यार? तुम तो मेरी बीवी हो। मैं तुम पर हर तरह का हक रखता हूँ। और वैसे भी हम पाकिस्तानी मर्दों को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। बाकी सारी बातें बाद में, हक पहले आता है। यकीनन वो कल वाली बात का इंतकाम ले रहा था। देखो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना तो तुम मुझे पसंद करते हो और ना ही मैं तुम्हें। हम दोनों सिर्फ पछताएंगे इस तरह का तल्लुक एक दूसरे के साथ जोड़कर। ना तो मैं तुम्हारे मेयार पर पूरी उतरती हूँ और ना ही तुम मुझे पसंद हो। वो भरपूर मुजामत कर रही थी। और तुम कभी मेरे मेयार पर पूरी उतर भी नहीं सकती। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ? ये सब कुछ करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रही हो मायरा बीबी। मुझे तुम में एक जर्रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे ये करना पड़ा तो इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। वो पुरसुकून अंदाज में उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो बस उसे देख रही थी। रोना धोना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। ये वो शर्त रख रहा था। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वो उसकी बात मुकम्मल सुने बिना बोली। तुम मुझे तुम कहकर नहीं बुलाओगी। तुम्हारी किसी तरह की बदतमीजी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके अलावा भी तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, वरना तुम्हारी एक बगावत मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने पर उकसा सकती है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम तलाक के बाद यहाँ से वैसे ही जाओ जैसे आए हो। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि मायरा उसकी सारी बातों को गौर से सुनते सिर्फ हाँ में सर हिला गई। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, लेकिन प्लीज ये मत करो। वो उसके बरहना सीने से निगाहें चुराते हुए बोली थी, जबकि वो जैसे उसके साथ अपना मुआहदा करके उस पर यकीन करने के लिए तैयार हो गया था। इसीलिए उसके बाजू आजाद करते हुए उठकर खड़ा हो गया, और साथ ही हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट उसके करीब से उठाते हुए वॉशरूम में बंद हो गया। जबकि मायरा तेजी से बैठते उठते हुए सोफे पर जा बैठी थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो मायरा को काफी खौफजदा सा सोफे पर बैठे हुए देखा। तुम वहां क्यों बैठी हो? देखो लड़की, इस तरह के ड्रामे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ बेड पर आकर सो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहूँ ना तो ये फासला मुझे रोक नहीं सकता। उसने सोफे से लेकर बेड की तरफ इशारा करते हुए फासले को नापा था। इस वक्त भी मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से आजाद किया है। अगर चाहूँ तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। और ये मत सोचना कि ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब से तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना मैंने शादी अपनी अम्मा की पसंद से करनी थी, और मेरी अम्मा को तुम भी काफी पसंद हो। उसने जुमानी अंदाज में कहते हुए अपनी जगह संभाली थी। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। उठो वहां से और यहाँ आकर लेटो। उसने अब तक उसे वहीं बैठे देखकर जरा सख्ती से कहा तो मायरा ना चाहते हुए भी सोफे से उठकर बेड के पास आई, जबकि वो बेड पर लेटा हुआ उसकी जानिब से करवट ले चुका था। वो कितनी ही देर उसको करवट लिए देखती रही, और फिर आहिस्ता से बेड पर बैठ गई। उसने गैर महसूस अंदाज में अपने और वारिक के बीच में तकिए की दीवार कायम करते हुए उसने अपना सर तकिए पर रखा था, जबकि निगाहें अब तक उसकी पीठ पर ही थी। वो बिल्कुल बेड के दूसरे कोने में जाकर सो रही थी कि उसके जरा सा हरकत करते ही वो यहाँ से भाग निकलेगी।
जबकि वारिक उसके डर से काफी महजूज हो रहा था। वो दूसरी तरफ करवट लेते हुए भी शीशे में उसकी सारी हरकतों को नोट कर रहा था, जबकि अपने चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को रोकते हुए उसने अपनी आंखें बंद करके लाइट ऑफ कर दी थी। उसकी लाइट ऑफ करने पर मायरा की तरफ थोड़ी सी हरकत हुई थी, लेकिन फिर वो पुरसुकून हो गई। आ गया आप। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। वो दरवाजा खोलते हुए खुशी से कहने लगी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। हाय, मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। वो उसे एक झटके में अपनी बाहों में कैद करते हुए बोला। अल्लाह अल्लाह, ताशफीन क्या कर रहे हैं आप। वो उसकी बाहों से आजाद होने के लिए परतोलने लगी। पास नहीं आना था तो इंतजार क्यों कर रही थी। वो बदमजा होते हुए बोला। क्योंकि मैंने आपका पसंदीदा पिज्जा बनाया है, उसने मुस्कुराते हुए बताया था। तुमसे ज्यादा मुझे कुछ भी पसंद नहीं। वो उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों पर झुका था, जबकि उसका ये अमल इतना बेसाख्ता था कि वो पीछे हट ही ना पाई। लेकिन उसकी हरकत के बाद उसे घूरती जरूर रही, लेकिन सामने भी ढीठों का सरदार था जिस पर उसके घूरने का कोई असर ना हुआ। क्या हुआ बेबी, एक और चाहिए। वो बड़ी मासूमियत से दोबारा से उसके करीब होने की कोशिश करने लगा, जबकि वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर कर चुकी थी। जी नहीं, हरगिज नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेहरबानी करें मुझ पर। वो दोनों हाथ उसके सीने पर रखते उसे खुद से दूर करते हुए किचन की तरफ चली गई थी, जबकि वो दरवाजा बंद करता मुस्कुराते हुए उसके पास आता और उसके गिर्द अपनी बाहों के हिसार बनाते हुए उसे काम करते देखने लगा। कैसा गुजरा आपका आज का दिन। क्या क्या किया आपने सारा दिन। उसकी सांसों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटते हुए पूछने लगी। ये क्या तरीका है। तुम यहाँ मेरे पास रहकर भी तो ये सारे सवाल कर सकती हो ना। वो एक झटके में उसे अपने करीब करते हुए कहने लगा। हाँ तो करीब ही तो हूँ आपके। बताए कैसा गुजरा आपका दिन। उसे खुद को घूरते पाकर वो कुछ घबरा कर उसके करीब आते हुए कहने लगी। बहुत बोरिंग, बहुत फजूल। तुम्हारा चेहरा नहीं देखा सारा दिन तो खुद ही सोच लो कैसा गुजरा होगा। वो उसके कंधे पर सर रखते हुए लाड से बोला, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दी थी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आपने मुझे देख लिया तो आपका दिन अच्छा हो गया होगा ना। वो उसका मूड ठीक करने के लिए बोली। हाँ दिन तो अच्छा हो गया है मेरा, लेकिन मैं इसको और अच्छा करना चाहता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा ताउन करो तो। वो जुमानी अंदाज में उसकी तरफ झुका था। जाइए जाकर फ्रेश हो। रोमांस के अलावा कुछ सोचते भी हैं या नहीं आपको। वो उसका रुख कमरे की तरफ करते हुए बोली। नहीं, जवाब बेसाख्ता आया था। ताशफीन प्लीज, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। इस दफा उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। तुम्हें पता है तुम बहुत बोरिंग बीवी हो, बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। उसने जैसे उसकी खुसूसियात गिनवाई थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आप बहुत रोमांटिक हैं, और मेरे ख्याल में हम दोनों के लिए आपका रोमांस काफी है। इस दफा वो उसे पीछे से पुश करती कमरे तक लेकर आई थी। जाए, मैं खाना लगाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि ताशफीन उसे घूरता अपने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाता रूम में चला ही गया था, जबकि वो वापस आकर जल्दी जल्दी उसके लिए खाना लगाने लगी। उसने अपनी तैयारी भी कर ली थी। कल से उसे भी कॉलेज दोबारा से ज्वाइन करना था, और ताशफीन को इस बारे में वो आज मैसेज पर दिन में ही बता चुकी थी, जिस पर ताशफीन ने कहा था कि जो भी तैयारी करनी है दिन में कर लेना, रात को मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और उसकी इस बात पर उसने शर्माते हुए अपनी सारी तैयारी कर ली थी। उसकी आंख खुली तो उसे आईने के सामने खड़ा देखकर एक झटके से उठ बैठी थी। आराम से मायरा बीबी, आराम से। इतनी जल्दबाजी में उठकर अपनी कोई हड्डी ही चटका लोगी, और फिर इल्जाम मुझ पर आएगा। वो जुमानी अंदाज में कहता चुप हो गया था, जबकि मायरा को उसकी पूरी बात सुननी थी। क्या इल्जाम आएगा तुम पर। उसने बहुत गुस्से से पूछा था, जब वारिक ने एक नजर उसकी तरफ देखते हुए आईब्रो उचकाए। रात के सारे मंजर एक दफा फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गए थे। मेरा मतलब है कि आप पर क्या इल्जाम। उसने बड़ी जल्दी अपनी बात की दुरुस्तगी करनी चाहिए थी। छोड़ो,
तुम ना जरूरत से ज्यादा मासूम हो। तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। चलो नीचे, अम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो बात खत्म करते हुए बोला, जबकि उसने भी जल्दी से उठते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकाले थे जब वो अचानक उसके रास्ते में हाइल हो गया। वो गुलाबी रंग वाले पहनो। वो उसके हाथ से ब्लैक ड्रेस एक तरफ फेंकते हुए बोला, क्यों? मायरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जबकि उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं। ना जाने क्यों उसकी इस तरह से खुद को देखती निगाहें बुरी तरह से डिस्टर्ब करने लगी थी। मेरी मर्जी, कहा था ना कि अब से तुम मेरी मर्जी पर चलोगी। बस समझ लो कि आज से मेरी मर्जी शुरू हो चुकी है। वो बात खत्म करते हुए बोला, देखो तुम जरूरत से। वो कुछ बोलने ही वाली थी जब अचानक वारिक उसके होठों पर झुकते हुए उसके होठों को अपनी कैद में ले चुका था। उसका अंदाज बहुत कुछ जता गया था उसे। ये तुम्हारी गलती की सजा है। आज के बाद जब जब तुम्हारे मुंह से मेरे लिए ये लफ्ज निकलेगा तो तुम्हें ये सजा सहनी होगी। क्या कह रही थी तुम? वो उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बड़ी फुर्सत से उनकी नरमाहट को महसूस कर रहा था, जबकि उसने जल्दी से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और अगले ही लम्हे वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि वो सर नफी में हिलाता अपना काम खत्म करने लगा। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? पहले मेरा किराया तो दो। वो उसे कॉलेज छोड़ने के लिए आया तो अपना सामान पकड़ते कॉलेज के अंदर दाखिल होने लगी, जब उसने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अल्लाह अल्लाह, ताशफीन आप मुझसे किराया लेंगे? बीवी से किराया कौन मांगता है? वो नाराजगी भरे अंदाज में बोली, मैं मांगता हूँ, और सूद समेत वसूल भी करता हूँ। चलो जल्दी से निकालो मेरा किराया दो, वरना मैं अपने तरीके से ले लूंगा। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मैं तो नहीं दे रही आपका किराया। क्या कर लेंगे आप? वो सीने पर हाथ बांधे उससे सवाल जवाब करने लगी थी। सोच लो, उसने धमकी देने वाले अंदाज में कहा था। सोच लिया, और आप मुझसे किराया कैसे मांग सकते हैं? मुझे छोड़ना और लेने आना तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपको एक पैसा भी नहीं देने वाली। वो उसके दिए हुए पैसे अपनी मुट्ठी में दबाते हुए उसके रूबरू खड़ी थी। अगर पैसे नहीं दोगी तो कुछ और देना पड़ेगा। सोच समझकर डील करो मेरे साथ। वो जैसे उसे मशवरा दे रहा था। मेरे साथ डीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम पर लेने आ जाएगा। वो अपना आप आजाद कराती शरारत से कहती अंदर जाने लगी जब अचानक उसने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा, और उसकी अचानक इफ्तिरात पर वो उसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी, जबकि निगाह आगे पीछे उठने लगी थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। एक मीठी सी किस और एक डिंपल वाली स्माइल। किराया अदा करो और जाओ। वो अपनी जिद पर कायम था। ताशफीन, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम कॉलेज में हैं। ये पब्लिक प्लेस है। उसने समझाना चाहा था। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जिससे मैं पब्लिक प्लेस में भी किसी भी चीज की मांग कर सकता हूँ। वो कंधे उचकाते हुए बोला, जबकि वो उसे देखकर रह गई। ताशफीन प्लीज, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। देखो, मैं बदले में 1000 बार तुम्हारा नाम लिख कर दूंगा। उसने जैसे डील करनी चाहिए थी, जबकि उसकी बात पर मुस्करा दी थी। हम इस बारे में घर चलकर बात करेंगे, उसने समझाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बात होगी यहीं पर होगी। वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था जब अचानक उसकी बाइक के साथ एक और बाइक आ रुकी। ताशफीन का ध्यान उसकी तरफ ही था, लेकिन तनावुश को उसके इस तरफ देखने की वजह से वो भी उधर देखने पर मजबूर हो गया था। डैनी जो अपने ही धुन में बाइक पार्क करते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगा था, उन दोनों को खड़े देखकर रुक गया। वो ताशफीन से छुप नहीं सकता था क्योंकि ताशफीन उसे देख चुका था। अस्सलामुअलैकुम ताशफीन भाई, कैसे हैं आप? उसने बहुत खुशी से उसे सलाम किया था, जबकि ताशफीन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर गया। जाओ अंदर और जाकर पढ़ाई करो। किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। जो जबरदस्ती बात करे उसे नजरअंदाज कर देना। वो पूरी तरह से तनावुश की तरफ मुतवज्जह था, जबकि डैनी का आकर उसे सलाम करना और ताशफीन का गुस्से से चेहरा फेर लेना उसे समझ नहीं आया था। कुछ तो था जो वो नहीं जानती थी।
वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती अंदर की तरफ चली गई थी। उसका सारा ध्यान डैनी की तरफ ही रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर डैनी ने ताशफीन को भाई कहकर क्यों पुकारा था। यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे को भाई कहकर नहीं बुलाते थे। कोई तो ताल्लुक था उन दोनों में, और ताशफीन ने उसे इस तरह से इग्नोर क्यों किया था। कुछ तो था जो जानना जरूरी था। डैनी अक्सर उससे बात करने की कोशिश करता था, उसके आगे पीछे रहता था। उसने नोट किया था कि एक टाइम के बाद डैनी ने उसे मुखातिब करना छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी उसके आसपास ही रहता था। 2-3 दफा तो डैनी ने गैर महसूस अंदाज में उसकी मदद भी की थी, और उसे बाद में पता भी चल गया था कि डैनी ही उसकी मदद कर रहा है। वो सोचती थी कि वो ऐसा क्यों करता है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आज उसे कुछ न कुछ समझ में आया था। डैनी का कोई ताल्लुक था ताशफीन के साथ। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसे सामने से डैनी आता नजर आया। वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी थी, जबकि वो अपना रुख उसकी तरफ से फेर गया। यकीनन वो उसे नजरअंदाज करके गया था। उसने उसे आते हुए देखा था। अजीब आदमी है। पहले खुद मुझसे बात करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमता था, और आज जब मैं उससे बात करने लगी हूँ तो ऐसे नखरे दिखा रहा है। भाड़ में जाए। मेरी तरफ से वैसे भी ताशफीन को पसंद नहीं कि मैं किसी से बात करूं। मुझे उससे भी दूर ही रहना चाहिए, वरना ताशफीन मुझसे खफा हो जाएंगे। वो यही सब कुछ सोचते हुए वहीं बैठ गई थी, जबकि डैनी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ा उसके इस तरफ आने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था कि वो ताशफीन और डैनी के बीच के रिश्ते को कुछ न कुछ हद तक समझ गई होगी, और वो इस बारे में जानने की कोशिश जरूर करेगी। इसीलिए वो एक अलग थलग जगह आकर रुका था कि वहां आकर उससे बात करे, क्योंकि ताशफीन के आने का वक्त हो चुका था, और अब वो कभी भी गेट पर आ सकता था। और अगर ताशफीन उन दोनों को बात करते हुए देख लेता तो उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच जाता। ये लड़की ताशफीन और उसके रिश्ते को बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो तो पीछे से ही पलट गई थी। अजीब बेवकूफ लड़की है ये। वो वापस ऊपर आया तो उसे वहीं पर बैठे देखा जहां वो थोड़ी देर पहले बैठी थी। उसे देखते ही वो चेहरा फेर गई, जबकि डैनी उसकी बेवकूफी पर सिर्फ हाथ पर हाथ मारकर रह गया था। जब अचानक वो उठते हुए गेट की तरफ चली गई, यकीनन ताशफीन आ गया था। वो वहीं से पीछे की तरफ पलट गया था। डैनी अब बस एक ही दुआ मांग रहा था कि तनावुश ताशफीन को ये बात ना बता दे कि डैनी उससे बात करने की कोशिश करता है या फिर उसके पीछे आता है। भाभी जान, आपका वलीमा का ड्रेस आ गया। अम्मा आपको नीचे बुला रही हैं। वो दोनों भागते हुए उसे बताने आए थे। कौन सा ड्रेस? उसने फिर से पूछा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे सुनने में कहीं कोई गलती हुई है। अरे आपको नहीं पता वलीमे का ड्रेस कौन सा होता है? मैं बताता हूँ। जब लड़की को दुल्हन बनाया जाता है ना, तब उसको पहनाया जाता है वलीमे का ड्रेस। आपने दुल्हन देखी हुई है? छोटू ने किसी बड़े सयाने की तरह उसे समझाते हुए पूछा था। अच्छा, वो ड्रेस दुल्हन पहनती है, उसने समझने वाले अंदाज में कहा तो छोटू खुश हो गया कि वो अपनी भाभी को समझाने में कामयाब हो गया था। हाँ हाँ, वही वाली ड्रेस पहनती जो दुल्हन है। वो ड्रेस आपके लिए आ गई है। अब आपको भी दुल्हन बनना है ना, इसीलिए अम्मा ने मंगवाई है। आइए चलकर देखते हैं। वो उसका हाथ थामे हुए बोला। हाँ चलो, क्यों नहीं चलकर देखते हैं कि कैसी है मेरी वलीमे की ड्रेस। वो उन्हें खुश करते हुए उनके साथ ही जाने लगी। हालांकि उसकी कोशिश तो उसकी ये थी कि किसी तरह से किसी का मोबाइल उसके हाथ लग जाए जिससे वो ताशफीन से राबिता कर सके। उसने अहमद से पूछा तो उसे पता चला कि उसे मैट्रिक के बाद मोबाइल मिलने वाला है, जबकि छोटू के पास फोन तो हर वक्त रहता था, लेकिन वो अम्मा का फोन ले सकती थी, लेकिन ताशफीन का नंबर उसको जबानी नहीं आता था। अब ताशफीन का नंबर तो उसे सिर्फ वारिक या फिर उसके बाबा के मोबाइल से मिल सकता था, और उनका मोबाइल हासिल करना आसान नहीं था। तनावुश ताशफीन इब्राहिम 800 दफा लिख चुका हूँ। वो जो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी, उसके कहने पर खिलखिलाकर हंसी। सिर्फ लिखने का फायदा नहीं ताशफीन साहब,
ये बताएं कि मेरा नाम आपको याद भी हुआ या नहीं। उसने पूछना जरूरी समझा था। याद हो या ना हो, लेकिन अपने किराए के लिए मैंने तुम्हारी शर्त पूरी करनी है। वो एक बार फिर से शुरू हो चुका था, जबकि सुबह वाली बात को वो काफी दिल पर लिए हुए था। उसने खुद ही उसे कहा था कि तुम मुझे किस करो तो मैं बदले में तुम्हारा नाम 1000 दफा पेपर पर लिखूंगा। और अब वो लिख रहा था उसका नाम। उसने 1000 बार लिखने के लिए कहा था और 800 दफा वो लिख चुका था। और उसने धमकी भी दी थी कि वो सिर्फ किस पर अब टालने वाला नहीं। अब वो अपनी मेहनत का भरपूर मुआवजा लेगा, सूद समेत। क्योंकि उसका नाम लिखते लिखते उसके हाथ में अच्छा खासा दर्द होने लगा था। ये लीजिए पानी, आप काफी थक गए हैं। वो खिलखिलाते हुए उसे पानी देने लगी। उसे यकीन था आज उसे तनावुश का नाम 100% याद हो जाएगा, क्योंकि जितनी दफा वो उसका नाम लिख चुका था, उसके बाद उसका नाम भूलना उसके लिए भी आसान नहीं था। अब मैं एक ही दफा पानी पीऊंगा। शर्त पूरी करके वो उसे कलम दिखाते हुए एक बार फिर से शुरू हो चुका था। पता नहीं आपने कब ये सब कुछ खत्म करना है। मुझे तो नींद आ रही है। मेरी तरफ से गुड नाइट। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो जल्दी से कमरे में भाग गई। जबकि वो नफी में सर हिलाता एक बार फिर से उसका नाम लिखने लगा था। कमरे में आने के बाद उसकी आंख कब लग गई, उसे खुद भी पता ना चला था। आंख तब खुली जब किसी की सांसों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस किया। ताशफीन, लिख लिया तुम्हारा नाम 1000 दफा। अब मेरा किराया दो। वो उसे अपनी बाहों में कैद करता उसके चेहरे पर जाबजा अपने होठों का लम्स छोड़ने लगा, जबकि उसने मुस्कुराते हुए अपना आप उसके हवाले कर दिया था। मेरा नाम याद हुआ आपको? वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोली थी। जानम, मेरा इरादा तो तुम्हें हिफ्स कर लेने का है। तुम्हारा नाम क्या चीज है? वो उसे उसके होठों को अपने होठों में कैद करते हुए उस पर अपनी गिरफ्त सख्त से सख्त करता चला गया। आजा मायरा बहू, देखिए जोड़ा कैसा है। मैंने अपनी पसंद से बनवाया है, लेकिन अगर तुझे पसंद ना आए तो इसको बदलवा भी सकती हूँ। आखिर पहनना तो तुझे है तो पसंद भी तो तेरी ही होनी चाहिए ना। वो अपने पूरे बेड पर एक इंतहाई खूबसूरत जोड़ा फैलाए उससे बातें कर रही थी, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर आ गई थी। नहीं अम्मा, बहुत खूबसूरत है। आपकी पसंद बहुत आला है। उसने इस ड्रेस को सताइशी निगाहों से देखते हुए कहा था। ड्रेस इंतहाई खूबसूरत थी, तो बस ठीक है, तू यही ड्रेस पहनना। इस हफ्ते को वलीमा हो जाएगा तुम लोगों का। मैं तो पूरे खानदान वालों को बुलाऊंगी। एक एक को बताऊंगी कि ये है मेरे वारिक की मेरी दुल्हन। तुझे नहीं पता बेटा, हमारे खानदान की कितनी लड़कियों की उम्मीद थी वारिक। अब जान छूटेगी मेरे बच्चे की। सच तो ये है कि मैं वारिक की पसंद की दुल्हन लाना चाहती थी। उसने कभी मुझसे अपनी पसंद का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। वो मोहब्बत से उसका चेहरा देखते हुए बोली। मुझे तो अपने खानदान में अपने बेटे के काबिल कोई लड़की लगी ही नहीं। कहाँ मेरा बेटा लाखों में एक और कहाँ ये खानदान की लड़कियां। अम्मा बोले जा रही थी, जबकि वो ये सोच रही थी कि क्या उनका बेटा उसके काबिल है, या वो उनके बेटे के काबिल है। नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं थे। वो क्यों झूठे ड्रामे कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि जिस दिन अम्मा को सब कुछ पता चलेगा, उस दिन बहुत हट हो जाएंगी। वारिक तो उनका बेटा था, उनका खून था। उसके लिए तो माफी की गुंजाइश भी निकल आएगी, लेकिन उसके लिए वलीमा इस हफ्ते के दिन रखा है मैंने। कार्ड का ऑर्डर दे दिया है। कल तक कार्ड आ जाएंगे और परसों तक बन ही जाएंगे। बाकी बेगम, आप बता दीजिएगा कि क्या क्या करना है। किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। इब्राहिम साहब डिनर करते हुए अपनी बेगम को मुतमिन कर रहे थे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि पूरा खानदान हो, सबको पता चले कि मेरी बहू आ गई है। तौबा तौबा, कितने लोगों की नजर थी मेरे बेटे पर। अम्मा कुछ याद करते हुए बोली। नजर थी से आपकी क्या मुराद है बेगम? वो उन्हें देखते हुए पूछने लगे। आप तो रहने ही दीजिए इब्राहिम साहब, आपको तो नजर ही नहीं आता। सारे खानदान की लड़कियां मेरे बच्चे के पीछे लगी थी।
अब जाकर थोड़ा सा सुकून हुआ है। बहू, नजर रखना, मोहल्ले की लड़कियां भी बड़ी शातिर हैं। आते जाते वारिक को अजीब निगाहों से देखती हैं। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। अम्मा उसे ताकीद कर रही थी, जबकि वो ये सोच रही थी कि अम्मा तकरीबन ठीक ही कह रही थी। अगर उसकी मूंछें ना हो तो अच्छा लगता था, बल्कि वो मूंछों के साथ भी बहुत हैंडसम दिखता था। कोई भी उस पर लाइन मार सकता था। उसकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश भी था। उसके पास अपने प्रोजेक्ट के लिए 1000 तरह के आइडियाज थे, जो रोज को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहे थे। रोज का तो काम ही था बस उसकी सारी बातें मानना। वो कुछ हद तक अपनी फिल्म बनाने के लिए परेशान था कि उसे सब कुछ रोज के अंदर रहकर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जो उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। वो इस फिल्म को अपनी फिल्म की तरह ले रहा था। रोज उसकी कोई मदद नहीं करती थी, जैसे इस फिल्म से उसको कोई मतलब ही ना था। वो इस फिल्म पर सिर्फ अपना पैसा लगा रही थी। शायद वो उसके टैलेंट को आजमा रही थी, लेकिन वो उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। ताशफीन का हर आइडिया उसे बेहतरीन लगता था। उसकी पूरी टीम ताशफीन के आगे पीछे रहती थी। ताशफीन को किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे फौरन मुहैया की जाती थी। एक्टर्स, प्रोड्यूसर सब लोग उसके इशारों पर चल रहे थे और इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी जान लगा रहा था। वो उसे हर तरह से बेहतरीन बनाना चाहता था और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि यहाँ पर सिर्फ उसकी बातें मानी जा रही हैं। वो सिंगल माइंड पर काम कर रहा था और उसे यकीन था अगर उसकी बातें आगे भी इसी तरह से मानी जाती रही तो उसकी ये फिल्म बहुत कामयाब साबित होगी। वो रोज का शुक्रगुजार था कि वो इस प्रोजेक्ट में उसे हर तरह से खुली छूट दे रही थी, वरना एक असिस्टेंट डायरेक्टर को इतनी अहमियत कभी भी नहीं दी जाती थी। उसकी टीम के सारे वर्कर्स इस बात पर काफी हैरान थे कि एक अनएक्सपीरियंस असिस्टेंट डायरेक्टर के सर पर पूरी फिल्म दे दी गई थी। अगर इस फिल्म में कोई भी गलती हो जाती तो रोज का नाम खराब हो सकता था। लेकिन रोज को तो जैसे इस चीज की परवाह ही ना थी, और रोज की ये लापरवाही उसे मीडिया में काफी नुमायां कर रही थी। कुछ तो था जो सिर्फ रोज ही जानती थी। ये क्या, आज क्या मेरे आने का इंतजार नहीं कर रही थी? वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर पूछने लगा, जिसने आज उसे नहीं कहा था कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और अब उसे ये बात सुनने की आदत हो गई थी। अपनी बीवी के मुंह से अपने इंतजार का सुनकर उसे खुशी होती थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपका कोई इंतजार नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मैं आपका इंतजार करूं तो आप मेरे इंतजार का बहुत गलत मतलब निकालते हैं। हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम मेरा इंतजार करना ही छोड़ दोगी। वो बुरा मानते हुए बोला, नहीं, मैं आपका इंतजार करना नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं आपको बताना छोड़ दूंगी। इंतजार करूंगी आपको बताए बिना। उसने अपने स्मार्ट दिमाग का इस्तेमाल किया था। लेकिन जान, लगता है तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी कि दिल को दिल से राह होती है। मुझे तो अपने आप ये पता चल गया कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए मोहब्बत भरी जसारत करता इसीलिए अंदर आया था। हाँ, तो अपने आप बेशक पता चल जाए, मैं आपको नहीं बताऊंगी। खैर, आप जल्दी से फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। यार ये क्या, घर में कदम रखते ही तुम खाने के पीछे क्यों लग जाती हो? पहले कोई मीठी डिश खिलाया करो। वो उसके होठों को जुमानी अंदाज में देखते हुए बोला। जी नहीं, चलकर फ्रेश हो, वो उसकी निगाहों से घबराते हुए बोली। हालांकि 2 मिनट पहले वो ये जसारत उसके होठों पर कर चुका था। नहीं, पहले मैं कुछ और लूंगा। वो उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए अचानक उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। नहीं ताशफीन, प्लीज नहीं, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। लेकिन उसकी सुन ही कौन रहा था। वो कमरे में दाखिल होते हुए दरवाजे को बंद कर चुका था। अब वो थी और उसकी मीठी मीठी सी मुज़ाहमतें जो ताशफीन को मजीद मदहोश करती थी। चलो जानो, आओ बाहर चलते हैं, टहल कर आते हैं। वो डिनर करने के बाद टीवी लगाकर बैठी तो ताशफीन ने अचानक आकर उसे ऑफ की। नहीं, अभी नहीं जाना, अभी शो शुरू होने वाला है। वो टीवी ऑन करके बैठी हुई थी और उसका शो स्टार्ट होने में सिर्फ 10-12 मिनट बाकी थे।
इसीलिए उसने इनकार करना चाहा, जबकि वो बुरा माने बिना कंधे उचकाकर अंदर जाने लगा। लेकिन उसका यूं जाना उसे अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए फौरन कमरे में उसके पीछे आई थी। चले चलते हैं, तुम शो देख रही थी, अपना जाकर देख लो। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो उसके शो मिस होने के ख्याल से बोला। अरे नहीं ना, कार्टून तो मैं वैसे भी कल कॉलेज से आकर देख लूंगी। वो जल्दी जल्दी अपनी चादर निकालते हुए बोली, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। ओके जानो। वो बाइक की चाबी निकालते हुए उसके कंधे पर हाथ फैलाता उसके साथ ही बाहर निकला था। वो कमरे में आया तो वो गहरी नींद सो रही थी। वो फ्रेश होता उसकी दूसरी साइड आकर लेटा था। एक नजर उसने बेड के बीचों बीच रखी तकियों पर डाली थी। ये हिफाजती इकदामात वो अपने लिए करती थी, बल्कि हकीकत तो ये थी कि अगर वो चाहे तो हाथ बढ़ाकर ये सारे फासले मिटा सकता था। इस तरह की कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती थी। ये अलग बात है कि वो ऐसा कुछ चाहता नहीं था। उन सारे तकियों में से अपना तकिया ढूंढना भी उसके लिए एक इम्तिहान साबित हुआ था, क्योंकि अपने तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी। और आज उसने उसका तकिया अपने सर के नीचे रखा हुआ था। उसने आहिस्ता से उसकी तरफ झुकते हुए उसका सर अपने एक हाथ से जरा बुलंद किया और उसके नीचे तकिया निकालकर अपनी साइड पर फेंका और साइड से दूसरा तकिया उठाकर उसके सर के नीचे रखने लगा जब अचानक मायरा की आंख खुल गई। सो जाओ, मेरा इरादा तुम्हें डिस्टर्ब करने का हरगिज नहीं था। बस आइंदा मेरा तकिया मत लेना। वो आहिस्ता से उसका सर दोबारा तकिए पर रखता अपनी साइड आकर करवट बदल चुका था। ये अलग बात थी कि उसकी इस अचानक हरकत ने मायरा की सांसें खुश्क कर दी थी। वो कॉलेज में दाखिल हुई तो डैनी पहले से ही गेट के एक तरफ होकर खड़ा था कि ताशफीन उसे देख ना सके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी थी जब उसने उसे पुकारा। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो एक बार फिर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। यार तुम सच में पागल हो क्या? मैं जानता हूँ तुम मुझसे सवाल जवाब करना चाहती हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मसला है। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहती, क्योंकि ताशफीन को ये पसंद नहीं है। वो कहकर वहां से जाने लगी। मैं ताशफीन और अपना रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ। हमारे बीच काफी दूरियां हैं। यकीन मानो हम दोनों में काफी करीबी रिश्ता है, और मुझे यकीन है तुम इसके बारे में जानने की कोशिश जरूर करोगी। इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ती, वो पीछे से बोला था। तनावुश रुककर उसे देखने लगी। उसके सारे सवालों के जवाब वो जानना चाहती थी। मेरे ख्याल में हमें एक तरफ होकर बात कर लेनी चाहिए। वो साइड पर रखे बेंच की तरफ इशारा कर रहा था। बताओ क्या बताना चाहते हो तुम? और तुम्हारी बातें मेरे लिए जानना इतना जरूरी क्यों है? वो उसकी बातों में आकर यहाँ साइड पर आ गई थी। तुम्हें पता है मेरा और ताशफीन का आपस में क्या रिश्ता है? उसने बात का आगाज करते हुए कहा। रिश्ते का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उन्हें भाई कहकर बुला रहे थे। उसने सुकून से उसे जवाब देते हुए ये बावर कराया था कि बेशक वो उन दोनों के माबीन रिश्ते को नहीं जानती, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह अनजान भी नहीं है। मैं ताशफीन का सटीक ब्रदर हूँ, सौतेला भाई। मेरा मतलब है कि ताशफीन की मम्मी ने जिस इंसान से दूसरी शादी की है, वो मेरे फादर हैं। उसने तफसील से बताया था। ठीक है, मैं समझ गई। तुम ताशफीन के सौतेले भाई हो, और ताशफीन तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो बस बात यहीं पर खत्म। आज के बाद मेरा रास्ता रोकने की या मुझे मुखातिब करने की कोशिश मत करना। जिस इंसान से मेरे शौहर कोई तल्लुक नहीं रखना चाहते, उससे मैं भी कोई तल्लुक नहीं रखूंगी। वो खड़ी होते हुए बोली। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम मुझसे इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि ताशफीन भाई मुझसे बात नहीं करना चाहते? वो घूरते हुए पूछने लगा। मैं ताशफीन को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, और अपनी वालिदा की दूसरी शादी की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। उनके सौतेले रिश्तों से मैं कोई तल्लुक नहीं रखना चाहती, और ना ही ताशफीन कभी ये चीज पसंद करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुम ताशफीन और अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हो तो मेरे ख्याल में तुम्हें इस चीज पर फोकस करना चाहिए।
मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वो बस इतना कहकर वहां से जाने लगी थी जब डैनी के जुमले ने उसके कदम रोक दिए। ठीक है, तुम्हें ताशफीन के सौतेले रिश्तों में दूरियां खत्म करने में मेरा साथ नहीं देना, लेकिन अपनी सगी फुप्पो के बेटे का साथ तो तुम दे सकती हो ना। कम अज कम ताशफीन भाई को उनके सगे रिश्ते मिले जिनसे वो बदगुमान है।